हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नो नॉनसेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मित्रों, आपके सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 6 भी है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट के लिए हमने एक रिवीजन बैच शुरू की है। ये रिवीजन वीडियोस आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं जनवरी 2026 एग्जाम के लिए। दिस आर द फ्रेशली रिकॉर्डेड रिवीजन वीडियोस जो मैं अभी रिसेंटली करंटली आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दिस इज नॉट एन ओल्ड रिकॉर्डिंग, पुराने वीडियोस नहीं है, दिस आर फ्रेश रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने शुरू की है दोस्तों चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन। चैप्टर नंबर 1 का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब इस वीडियो में हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं वो मैं आपको ब्लूप्रिंट थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 के लिए वीडियो नंबर 7 है। दैट इज अभी तक हम लोगों ने 6 रिवीजन वीडियोज आपके लिए रिकॉर्ड कर लिए हैं, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं। ये वीडियो नंबर 7 है। इसमें हम लोग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिलाकर आपके 10 क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने आपके मॉड्यूल में चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस। आ जाओ, अब हम हमारा एक्चुअल पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी जैसा कि आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा, जो भी आप आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर नोट्स देख रहे हो, ये सारे के सारे मैंने ICAI के मॉड्यूल के ऊपर से बनाए हुए हैं। आपको कौन सा मॉड्यूल रेफर करना है फॉर जनवरी 2026 एग्जामिनेशन? इंस्टीट्यूट हमारा जो ICAI ना, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप CA इंटरमीडिएट का जुलाई 2024 वाला जो मॉड्यूल है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए वो डाउनलोड करोगे, और उसके जब आप पेज नंबर 1.31 से लेकर 1.33 तक देखोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस के नीचे ही आपको सारे क्वेश्चंस के हिंट्स या आंसर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स है वो नोट्स रेफर करिए, जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स नहीं है वो ICAI का मॉड्यूल रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियोस दोनों स्टडी मटेरियल में से आप एप्लीकेबल करा सकते हो। आ जाओ, अब सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मित्रों? स्वाति इज अ मार्केटिंग मैनेजर एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी। अब यहाँ पर क्या है? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें एक केस स्टडी या फिर हमें एक छोटा सा बिजनेस सिनेरियो दिया जाएगा। उस सिनेरियो को बेसिस बना के हमें हमारा कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन नॉलेज, एप्लीकेबल नॉलेज पूछा जाएगा। बेसिकली हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थियरी कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल सिनेरियो में किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर चेकिंग होने वाला है। तो सबसे पहला सिनेरियो हम लोगों के सामने क्या है? स्वाति एक ह्यूमन बीइंग है, द मार्केटिंग मैनेजर एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है भाई साहब, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पहले एक मैनेजर, उसका डेजिग्नेशन बता दिया, वो कौन से प्रकार के कंपनी में, कौन से प्रकार के इंडस्ट्री में काम करती है वो बता दिया, उसकी स्पीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। स्वाति leads a team of marketing professionals and works closely with the product development and sales teams to ensure that the company's products are effectively promoted in the market. She also analyzes market trends and customer feedback to refine the marketing strategy. Which level is she working at? Discuss the roles and responsibilities of this level in the organization. अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ तक आपको पूरा का पूरा सिनेरियो दिया गया है। ठीक है, डेजिग्नेशन, उसकी कौन सी लेवल है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो किस टीम के साथ काम करती है, उसका एक्चुअल काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ तक दी गई है। फिर इस सिनेरियो के बेसिस के ऊपर हमें 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, विच लेवल इज शी वर्किंग एट, और दूसरा सवाल, डिस्कस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले लेवल बताओ और फिर उस लेवल की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है वो डिस्कस करो। तो आप लोगों को अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में फटाफट एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं और सही तरीके से लिखने, तो आपको अपने माइंड को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको पूरा उसको डिकोड करना सीखना पड़ेगा, और ये सीखोगे कैसे आप? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस के लिए ही फिर आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, बार बार रिविजन करते हो, रिविजन वीडियोस देखते हो, क्लासेस देखते हो। ठीक है ना? तो आपका जो माइंड है ना, वो पहले दिन से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आपको ट्रेनिंग करना है। भाई साहब, एग्जाम में क्या होता है?
क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर यानी प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। तो आपका बेसिक माइंडसेट कैसा होना चाहिए? सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट आपको डेवलप करना है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसे डिकोड करो, सही तरीके से समझो कि एक्चुअल में क्या सवाल पूछा गया है और हमारे आंसर का स्कोप क्या है, हमें कितना लंबा आंसर यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? लेवल ऑफ कॉर्पोरेट, यानी कॉर्पोरेट में कौन से लेवल पे ये मैनेजरियल पर्सनल एग्जिस्ट करता है। अब मैं आपको एक छोटा सा अपने वापस लेके चलता हूँ, जो हमारी कोर डायग्राम है, जो हमें बहुत यूज होने वाली है हमारे आंसर्स लिखते समय। वो क्या है? हमारी टॉपिक नंबर 1.6 में स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये डायग्राम आपको बिल्कुल रट्टा होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, 3 प्रकार की लेवल हमारे पास होती है किसी भी कॉर्पोरेट में। कौन सी? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, बिजनेस लेवल मैनेजमेंट एंड फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट कौन होता है? वो हेड ऑफिस होता है। यहाँ पर आपके सीईओ, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट स्टाफ, ये लोग बैठेंगे। फिर हेड ऑफिस से हम लोग आते हैं इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स में, ठीक है। डिवीजन ए, बी, सी, इनके खुद के इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती है। यहाँ पर आपको मिलेगा बिजनेस लेवल, ये होती है आपकी 2nd नंबर की, ये होती है आपकी 1 नंबर की। बिजनेस लेवल पे कौन कौन मिलेगा आपको? डिविजनल मैनेजर्स एंड उनका सपोर्टिंग स्टाफ। फिर हर एक बिजनेस के अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस फंक्शंस होते हैं। कौन से होते हैं? मार्केटिंग, फाइनेंस, एक्सेट्रा। इसे कहा जाता है फंक्शनल लेवल। तो कॉर्पोरेट में टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड वर्किंग लेवल मैनेजमेंट, इस प्रकार के 3 लेवल्स होती है। ये डायग्राम आपको इस आंसर में एप्लीकेबल होने वाली है। तो आ जाओ, स्वाति का सिनेरियो आपको ध्यान में आ गया ना। अब आंसर देखो, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले सिंपल एंड एफिशिएंट मैनर में हम पहले सवाल का जवाब दे देंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट आप लिखोगे और उसके आगे लिखोगे, स्वाति ऑपरेट्स एट द फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्पेसिफिकली एज द मार्केटिंग मैनेजर एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी। क्यों? उसी के लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई थी। देखो, वो क्या है? स्वाति कौन है? एक मार्केटिंग मैनेजर है, यानी पूरे बिजनेस में से वो केवल एक फंक्शन की तरफ ध्यान देती है। और हमारे डायग्राम के हिसाब से मार्केटिंग मैनेजर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? फंक्शनल मैनेजर्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? फंक्शनल लेवल पे। और इसीलिए हम लोगों ने अपने आंसर में क्या लिखा है यहाँ पर कि भाई साहब, ये जो स्वाति है ये ऑपरेट करती है फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, स्पेसिफिकली एज द मार्केटिंग मैनेजर एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी। यानी पूरे के पूरे कंपनी में बहुत सारा काम होता है, उस बहुत सारे काम की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वाति के ऊपर नहीं है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या? मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसीलिए वो एक फंक्शनल लेवल मैनेजर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मार्क्स सिक्योर हो गया। क्लीन एंड नीट तरीके से आपको आंसर लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखोगे कि भाई साहब, दूसरा सवाल क्या है? डिस्कस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर आप रोल ऑफ फंक्शनल मैनेजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखोगे। फंक्शनल मैनेजर्स लाइक स्वाति oversee specific departments or functions within an organization such as marketing, finance, operations. Their primary responsibilities include implementing corporate strategies and policies within their area of expertise and ensuring that daily operations are conducted efficiently and effectively. ये overview आपने role of functional managers का दे दिया conceptual clarity के लिए। फिर आप specifically लिखोगे स्वाति's role as marketing manager, क्योंकि हमारा सिनेरियो क्या था? स्वाति का था। इन स्वाति's केस एज अ मार्केटिंग मैनेजर, her role involves developing and executing marketing strategies for the company's products. This includes leading a team of marketing professionals, collaborating with product development and sales teams, and analyzing market trends and customer feedback to refine strategies. By working closely with these teams, Swati ensures that the company's products are effectively promoted in the market and that marketing efforts align with overall business goals. अब यहाँ पर देखो, most of the answer scenario based question में आपको आपके क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। यही से हमने स्वाति के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पिकअप किया है। अभी तक हमारा आंसर कैसे जनरेट हुआ? पहले लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने बता दिया, फिर रोल ऑफ फंक्शनल मैनेजर बता दिया, फिर हमारे करंट सिनेरियो में जो स्वाति है उसका एग्जैक्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने यहाँ पर बता दी। अब हम अपने आंसर को कंक्लूड करने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल मैनेजर्स
बता के। फंक्शनल मैनेजर्स लाइक स्वाति play a critical role in the organization by bridging the gap between corporate strategy and daily operations. They are responsible for translating high level strategic goals into actionable plans for their departments and ensuring that these plans are executed effectively. Additionally, they are often key decision makers within their areas of responsibility, making strategic choices that impact on the company's success. Overall, Swati's role as marketing manager exemplifies the importance of functional managers in driving the success of their organization. तो हमने अपना आंसर फाइनली इस पॉइंट से कवर किया, यानी ओवरऑल, यानी अब पूरे के पूरे सिनेरियो का हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं. ओवरऑल, Swati's role as a marketing manager exemplifies the importance of functional managers in driving the success of their organizations. एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, आपका आंसर एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए. जितना सवाल पूछा है ना, बस उतने ही उससे ही रिलेटेड नीट एंड क्लीन लैंग्वेज में, कंसाइज फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है. आंसर लिखते समय लैंग्वेज आपकी एकदम क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए. जो भी आपका पेपर चेक करने वाला होगा, उस पेपर चेक करने वाले को, जैसे अभी मेरे सामने फॉर एग्जांपल आप सीए इंटरमीडिएट का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर दे के आते हो. अब मेरे पास एज एन पेपर चेकर बहुत सारे पेपर्स आते हैं, उसमें से ये एक पेपर आपका आ गया. आपके पेपर में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. अब मेरे सामने देखो, एकदम सवाल है और मेरे सामने मॉडल आंसर शीट पड़ी है और ये कैंडिडेट का पेपर है. अब मुझे क्या हो गया, एज अ एग्जामिनर, एज अ वैल्यूअर, जो मैं पेपर चेक करता हूं, तो मुझे दिख गया भाई साहब एकदम शॉर्टेड तरीके से 4 पॉइंट्स में इस कैंडिडेट ने अपने आंसर को समाप्त किया है. तो मैं क्या देखूंगा, कंपेयर करूंगा मेरा मॉडल आंसर पेपर क्या है, उसमें मिलता जुलता आंसर मुझे मिल रहा है तो मैं आपको कंप्लीट मार्क्स दे दूंगा. क्योंकि क्या होता है, जब आप नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखते हो तो मुझे शब्दों को ढूंढने में या फिर उसके टॉपिक्स को ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होती है. तो एज अ कैंडिडेट आपको भी यही करना है. आपको मॉडल आंसर पेपर और अपनी आंसर शीट, इन दोनों में कम से कम डिफरेंस रखना है. आपकी आंसर शीट और मॉडल आंसर शीट एकदम सेम टू सेम लगनी चाहिए. वो सेम टू सेम 100% तो नहीं लगेगी, 60-70% भी मिलती जुलती लग गई आपका आंसर तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है दोस्तों, ये आपका अप्रोच होना चाहिए. तो आपका अप्रोच, पहले माइंड का ट्रेनिंग करो, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए. रोने वाला माइंडसेट नहीं, अरे बाप रे इतने सवाल कैसे लिखूं, सीए की एग्जाम पास, बिल्कुल ये सोचना ही नहीं है. क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के लिए मुझे क्या क्या जरूरी है वो सारी बातें मेरे दिमाग में जनरेट हो जानी चाहिए और फास्ट यानी स्पीड होनी चाहिए आपके पास. जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जनरेट हुई है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उसको सही तरीके से मुझे ऑर्गेनाइज करके एक सॉर्टेड आंसर लिखना है. ठीक है, इस तरीके से जब आप अप्रोच रखोगे हर एक पेपर के लिए, तब जाके आपके चांसेस जो है सीए की एग्जाम पास करने के एंड अबाउ 60 यानी एग्जामिनेशन स्कोर करने के बढ़ जाते हैं. अब मैंने आपको ये ओवरऑल अप्रोच बताया है. इसको आप जितना रिफाइन करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होने वाला है. तो दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर का डिस्कशन. अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी रिटेल चेन. अब यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी. वो एक रिटेल चेन है, यानी रिटेल मार्केट में काम करती है. चेन मतलब एक से ज्यादा दुकान है. ठीक है, ऐसा आपका माइंड फटाफट पिकअप करना चाहिए. अब मैं जब ये पढ़ रहा हूं तो बेसिकली मुझे फटाफट पिकअप क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले से इसको पढ़ के रखा है, मैंने पहले से रिवाइज करके रखा है कि मुझे स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें बतानी है. बेसिकली मेरा हर एक क्लास एक पेपर के समान होता है, क्योंकि मुझे प्रिपेयर करके आना है और स्टूडेंट्स को इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन आंसर्स को डिलीवर करना है कि उन्हें एक ही बार में समझ जाए. तो एज गुड एज मेरे लिए हर एक क्लास सीए की एग्जाम पेपर देने जैसा होता है. तो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपको पढ़ाने से पहले मैं कम से कम 3, 4, 5 बार उस क्वेश्चन को पढ़ता हूं और फिर आपको एक्सप्लेनेशन जनरेट करता हूं. ये हर एक टीचर का होता है. हर एक टीचर पहले खुद प्रिपेयर होता है, फिर आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर आपको डिलीवर करने आता है. ठीक है सर, तो ये माइंडसेट आप पहले डेवलप करो. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फटाफट आपके इंफॉर्मेशन का सेगमेंटेशन करते आना चाहिए आपको. ABC retail chain regularly monitors consumer trends and supply chain flexibility. बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, रेगुलरली मॉनिटर करते हैं बेसिक किन चीज़ों को, कंज्यूमर ट्रेंड्स को एंड सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी को. बेसिकली ये बिजनेस एनवायरनमेंट का
कंटिन्यूअस बेसिस पे स्कैनिंग करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर कंज्यूमर ट्रेंड जो होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चीज होती है, सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो भी मेजरली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की होती है। तो बेसिकली एबीसी रिटेल कंपनी से रिलेटेड कुछ बातें दी गई है और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। द रिटेल चेन tracks consumer trends to adjust its offering, ensuring they meet customer needs. Simultaneously, it maintains a flexible supply chain to respond swiftly to demand fluctuations. ठीक है, अब दो चीजें वो लोग करते हैं। पहला, भाई साहब कंज्यूमर के जो ट्रेंड्स है और अपनी जो ऑफरिंग्स है उनको हमेशा अलाइन रखने, यानी कंज्यूमर को क्या चाहिए उस तरीके का ऑफर जनरेट करो। ठीक है, उसके बाद साइमल्टेनियसली ये लोग क्या करते हैं, अपनी सप्लाई चेन को फ्लेक्सिबली मेंटेन करते हैं, यानी अगर डिमांड कम हो रही है तो प्रोडक्शन कम रखेंगे, डिमांड बढ़ने वाली है नियर फ्यूचर में तो पहले से प्रोडक्शन बढ़ा के रखेंगे ताकि जब भी डिमांड ज्यादा हो जाए हम तुरंत अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अवेलेबल करा सके, यानी जो भी डिमांड के फ्लक्चुएशंस होंगे हम उनके साथ खुद को एडॉप्ट कर सके। दिस स्ट्रेटेजी enables ABC retail chain to anticipate market shifts and adapt to them effectively, ensuring its competitiveness and customer satisfaction. Which type of strategy is the retail chain employing? अब हमें एक बात पता है भाई साहब, हर एक बिजनेस हाउस जो होता है वो रियलिस्टिकली उसकी स्ट्रेटेजी का एक कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन? स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस एंड रिएक्टिव यानी कि एडप्टिव रिएक्शंस। प्रोएक्टिव एक्शंस एंड एडप्टिव रिएक्शंस। स्ट्रेटेजी हमेशा प्रोएक्टिव भी होती है एंड पार्टली रिएक्टिव भी होती है। प्रोएक्टिव मतलब जिन चीजों को हम नियर फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं अगर हम उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उन जो हमें जैसे फेस्टिवल्स होते हैं तो हमें पता है कि भाई साहब इंडिया में दिवाली बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, तो दिवाली में क्या क्या चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली है, दिवाली में कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड बढ़ने वाली है, होली में कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे महाकुंभ हुआ यूपी में, तो महाकुंभ में यूपी में कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ने वाली है। तो जो भी बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, उसके कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं वो उसे नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पहले से पता होता है, जैसा कि फेस्टिवल्स। तो ऐसे समय में वो क्या करता है भाई साहब, डिमांड को मैचअप करने के लिए, धंधा बढ़ाने के लिए पहले से तैयारी करके रखता है। इस अप्रोच को कहा जाता है प्रोएक्टिव अप्रोच। पहले से एक्टिवली डिमांड को फोरकास्ट करके तैयारी करके बैठ जाओ। फिर दूसरा क्या होता है, रिएक्टिव एक्शंस। बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो अनसर्टन होते हैं, वो रिस्की इवेंट्स भी हो सकते हैं, अनसर्टन भी होते हैं, यानी बिजनेस में एक अनसर्टनिटी का फैक्टर होता है। तो जो अनसर्टन इवेंट्स है उन्हें हम फोरकास्ट 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते। तो ऐसे इवेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, जब भी वो इवेंट होगा मार्केट में हम उस इवेंट के साथ खुद को एडॉप्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें एक बात पता है भाई साहब, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ स्ट्रेटेजी में दो अप्रोच होते हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोच। तो यहां पर मुझे आंसर का पहला मेरा फ्रेमवर्क तो मिल गया। अब यहां पर क्या पूछा गया है कि एबीसी लिमिटेड का पूरा स्ट्रेटेजिक अप्रोच उन्होंने बताया कि भाई साहब ये प्रोएक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है। अब आपको यहां पर बोला गया है विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी द रिटेल चेन इज एम्प्लॉइंग। पहले पूरा सिनेरियो आपको दिया है यहाँ पर, अब इन्होंने पूछा है कि इसको एक्सप्लेन करो। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे हम, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना है आपको। नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयड, the retail chain is employing a strategy that combines both proactive and reactive elements। ठीक है, ये आपने एकदम क्रिस्प एंड क्लियर फॉर्म में लिख दिया। पॉइंट नंबर 2 में और पॉइंट नंबर 3 में आप क्या लिखोगे, प्रोएक्टिव एलिमेंट क्या होता है एंड रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है उसको डिफाइन करोगे। पॉइंट नंबर 2, प्रोएक्टिव एलिमेंट, मॉनिटरिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड एडजस्टिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग्स accordingly demonstrates a proactive approach to anticipate and meet customer needs। reactive element में आप क्या लिखोगे, on the other hand maintaining a flexible supply chain to respond quickly to changes in demand reflects a reactive strategy to address unforeseen shifts in the market। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ये हमारे सवाल में ही दिए गए हैं, उसी को उठा के हमने यहां पर लिख दिया और कहा कि भाई साहब इस प्रकार का जो अप्रोच है उसे प्रोएक्टिव एलिमेंट कहा जाता है स्ट्रेटेजी में, और ये सेकंड वाला जो अप्रोच है इसे कहा जाता है रिएक्टिव एलिमेंट। तो अभी तक हमारा आंसर एकदम शॉर्टेड तरीके से चल रहा है। नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी बना दी, दोनों एलिमेंट्स का एक्सप्लेनेशन बता दिया।
अब हम अपना आंसर कंक्लूड करेंगे। ड्यूअल स्ट्रेटेजी आउटकम, जब एक बिजनेस इस तरीके के स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉलो करता है तो उसे क्या बेनिफिट मिलता है, किस प्रकार का आउटकम उसे मिलता है। दिस कॉम्बिनेशन अलाउज द रिटेल चेन टू बोथ anticipate future trends and react effectively to immediate market changes, making its strategy partly proactive and partly reactive. Point number 2, this dual strategy of proactive trend monitoring and reactive supply chain flexibility enables the retail chain to anticipate market shifts and adapt to them effectively, ensuring its कॉम्पिटेटिवनेस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ड्यूअल स्ट्रेटेजी जब हम कोई भी बिजनेस फॉलो करता है तो वो क्या इंश्योर कर सकता है, कॉम्पिटेटिवनेस यानी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इंश्योर कर सकता है, और दूसरी चीज वो इंश्योर कर सकता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का अगर इससे मिलता जुलता सवाल आता है तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एबीसी फार्मास्यूटिकल्स यानी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अ लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट्स स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का कॉन्सेप्ट दिमाग में आते बराबर आपको क्या आना चाहिए, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज या फिर वैल्यू सिस्टम। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। The top management of ABC Pharmaceuticals wants to define the company's future direction, objectives and goal. Future direction मतलब विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो डिसाइड करना चाहते हैं। कौन, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट कहाँ पे बैठती है, हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस को हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Their aim is to create a vision that sets the organization apart and provides a roadmap for future growth. Top management का aim क्या है? The aim is to create a vision that sets the organization apart and provides a roadmap for future growth. Basically पूरा कंपनी का एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी कहते हैं। ABC Pharmaceuticals aspires to enrich the lives of people by producing high quality pharmaceutical products at competitive prices and wants to become the world's leading pharmaceutical company by 2030। अब यहाँ पर उन्होंने आपको उनका विजन बता दिया है। विजन क्या है भाई साहब, एनरिच लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं, एनहांसमेंट लाना चाहते हैं। कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। ये उनके विजन का एक एस्पेक्ट हो गया। क्या है भाई साहब, एनरिच लाइव्स ऑफ पीपल बाय प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, ये विजन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या हो गया, एंड wants to become the world's leading pharmaceutical company by 2030। यहां पर उन्होंने फ्यूचर में उनकी कंपनी की पोजीशन मार्केट में क्या होगी वो यहां पर बताया है। लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी, उन्हें अपने फार्मा इंडस्ट्री में बनना है। डेडलाइन क्या रखी है उन्होंने, 2030। बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी यहां से लेकर यहां तक आपको पूरा एबीसी फार्मास्यूटिकल्स का कॉन्टेक्स्ट बता दिया है। बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट, ड्राफ्ट अ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दैट कुड बी फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ एबीसी फार्मास्यूटिकल्स। अब हमें आंसर, सवाल पढ़ते पढ़ते ही पता चल गया भाई साहब हमेशा यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट की बात हो रही है। टॉप मैनेजमेंट ने अपना विजन आपको यहाँ पे बताया। तो टॉप मैनेजमेंट जो भी जनरल डायरेक्शन डिसाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। तो अभी हमें यहाँ पर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट बनाना है। बेसिकली स्ट्रेटेजिक इंटेंट के ये कंपोनेंट्स होते हैं। क्या, सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल पे विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट बनता है। विजन स्टेटमेंट बनता है, उसको मिशन स्टेटमेंट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और मिशन स्टेटमेंट को फाइनली आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में ट्रांसफॉर्म करते हो। इस तरीके से आपकी हायरार्की होती है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें क्या बता दिया है, एक कॉन्टेक्स्ट दिया है, उसके बाद बोला है कि भाई साहब एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एबीसी फार्मास्यूटिकल के लिए विजन एंड मिशन स्टेटमेंट बनाओ बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड डेटा। अब आंसर कैसे लिखेंगे हम इसका, यहां पर लिखेंगे एबीसी फार्मास्यूटिकल्स में हैव द फॉलोइंग विजन एंड मिशन। तो पहले विजन स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। विजन स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, पहले विजन का मीनिंग आप बता दोगे एक लाइन में। विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। तो कंपनी का विजन क्या है, टू बिकम
वर्ल्ड्स लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी बाय 2030। दिस इज कंपनीज विजन, यानी फ्यूचर पोजीशन क्या है, लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी। विजन implies the blueprint of the company's future position. It describes where the organization wants to land, यानी फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में खुद को किस तरीके से एस्टैब्लिश करना है। तो विजन स्टेटमेंट में पहले आपने विजन को डिफाइन कर दिया। विजन implies the blueprint of the company's future position. It describes where the organization wants to land. पॉइंट नंबर 2 में आप बताओगे, एक्चुअल विजन स्टेटमेंट आप ड्राफ्ट करा के दोगे, ठीक है। एबीसी फार्मास्यूटिकल्स में हैव अ विजन, यहां से लेकर यहां तक जो इन्वर्टेड कॉमास में दिया है, टू बी द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल इनोवेशन एंड एनरिचिंग द लाइव्स ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो कंपनी का विजन स्टेटमेंट आपने ड्राफ्ट करा दिया बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड। कॉन्टेक्स्ट क्या था भाई साहब, ये वाला। ABC Pharmaceutical aspires to enrich lives of the people by producing high quality pharmaceutical products at competitive prices and wants to become world's leading pharmaceutical company। ये दो एलिमेंट आपको विजन स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करने थे, तो यहाँ पर आपने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। ABC Pharmaceuticals may have a vision to be the globally recognized leader in pharmaceutical innovation and enriching the lives of people worldwide by providing high quality, affordable and एक्सेसिबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फिर दूसरा एलिमेंट आपको क्या बोला गया था कि भाई साहब विजन स्टेटमेंट के बाद कंपनी का मिशन स्टेटमेंट भी बना के दो। तो सिमिलर अप्रोच हम फॉलो करेंगे, पहले जैसे यहाँ पर विजन को डिफाइन कर दिया वैसे ही हम यहाँ पर मिशन स्टेटमेंट क्या होता है उसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। मिशन delineates the firm's business, its goals and ways to reach the goals। मिशन स्टेटमेंट आपको क्या क्या बताता है, फर्म का बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्चुअल में प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है, फर्म के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है और फर्म अपने इन गोल्स को किस तरीके से अचीव करेगी। ये सारे एलिमेंट्स विजन स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। मिशन स्टेटमेंट में इट एक्सप्लेन्स, यानी मिशन स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म in the society. Mission statement is designed to help potential shareholders and investors understand the purpose of the company। तो यहाँ पर 3 लाइन में आपने मिशन स्टेटमेंट के बारे में जानकारी बता दी, डिफाइन कर दिया। अब ABC Pharmaceuticals में आइडेंटिफाई मिशन इन द फॉलोइंग लाइन्स, यानी ये पॉइंट्स में वो अपने मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। आपने एक उनको ड्राफ्ट दिया है, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट क्या है, to improve the well-being of individuals and communities by relentlessly pursuing excellence in pharmaceutical research, development and manufacturing। कंपनी का पहला मिशन स्टेटमेंट क्या हो गया, improve the well-being of individuals and communities by relentlessly pursuing excellence in pharmaceutical research, development and manufacturing। दूसरा, committed to producing safe, effective and sustainable medicines that address the unmet medical needs and enhance the quality of life for patients। तीसरा पॉइंट, through innovation, collaboration and ethical practices we aim to make a positive impact on the global healthcare and become the trusted partner of healthcare providers and पेशेंट्स अलाइक। तो यहाँ पर देखो कंपनी का जो ग्रोथ एम्बिशन होता है उसको यहाँ पर कैप्चर किया गया है। तो अगर एबीसी फार्मास्यूटिकल को लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी बनना है बाय 2030 तो ऑब्वियसली उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मिशन में उसने ये बता दिया, टू इंप्रूव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज बाय रिलेंटलेसली परस्यूइंग एक्सेलेंस इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो तो आप किसी भी डिसीज के ऊपर दवाई नहीं ढूंढ पाओगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद ही आप किसी भी डिसीज के ऊपर दवाइयों को बना पाओगे, मैन्युफैक्चर करके मार्केट में पहुंचा पाओगे। तो वो वाला पॉइंट यहाँ पर इन्होंने कर दिया। फिर एनरिचिंग द लाइव्स ऑफ पीपल कैसे होगा, सेफ, इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल मेडिसिन प्रोड्यूस करके। उसी के साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है यानी हॉस्पिटल्स हो गए या ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले एंड पेशेंट्स, इन दोनों को जोड़ के हमें आगे बढ़ना है, यानी इन कोलैबोरेशन विद दीज टू एंटिटीज, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही फार्मा इंडस्ट्री डिपेंड करती है। तो इस तरीके से
एबीसी फार्मास्यूटिकल का हमने विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया। एज अ प्रोफेशनल आपको ये काम दिया गया, कॉन्टेक्स्ट दिया गया और आपको एक टास्क दिया गया टू ड्राफ्ट अ विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, क्लैरिटी के साथ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इमेजिन you are a strategic consultant advising a retail company that it is facing increasing competition from online retailers। अब आपको एक सिनेरियो में पुट अप किया गया। क्या सिनेरियो है वो? आप एक स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट हो जो जिसके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक्सपर्ट नॉलेज है। ठीक है, अब आपको एडवाइस देना है किसे? एक रिटेल कंपनी को। कौन से इशू पर एडवाइस देना है? दैट द रिटेल कंपनी जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रही है वो सीवियर यानी इंक्रीजिंग कंपटीशन फेस कर रही है बिकॉज ऑफ द ई कॉमर्स रिटेलर्स यानी ऑनलाइन रिटेलर्स। ठीक है, द कंपनी इज कंसिडरिंग सेवरल स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस टू इंप्रूव इट्स मार्केट पोजीशन। अब ये जो कंपनी है जो ऑनलाइन रिटेलर्स से कंपटीशन फेस कर रही है वो अलग अलग प्रकार के स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस के बारे में सोच रही है। क्या सोचेगी कि ऑप्शन 1 बेटर है, ऑप्शन 2 बेटर है या ऑप्शन 3 या 4। 4-5 ऑप्शन डेवलप करेंगे, जो सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी, यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, एक्सप्लेन हाउ द कंपनी कैन डेवलप अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एड्रेस दिस चैलेंज। चैलेंज क्या है? कंपटीशन को एड्रेस करने का चैलेंज है। तो कंपटीशन को एड्रेस करने के चैलेंज में हमें इस एज अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट ये जो रिटेल कंपनी है इसको बताना है कि भाई साहब स्ट्रेटेजिक अप्रोच आपका प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव होना चाहिए, आप अपने बिजनेस में इसे किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो, ये आपका सवाल है। आ जाओ। द रिटेल कंपनी कैन डेवलप अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच दैट इज बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स। टू अचीव दिस द कंपनी क्या कर सकती है? एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बना सकती है। उसमें क्या करेगी कंपनी? द कंपनी कैन प्रोएक्टिवली एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। यानी क्या करेगी? डिजिटल एनालिटिक्स की तरफ कंपनी जाएगी। डिजिटल एनालिटिक्स मतलब क्या? कौन से कस्टमर फिजिकल दुकान में जाके सामान खरीद रहे हैं, कौन से कस्टमर्स ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं, ये सारी बातों का आप क्या करोगे? एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस, यानी पूरे के पूरे मार्केट का आप स्कैनिंग करोगे, एनालिसिस करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, ताकि आपको मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल सके, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में फॉर एग्जांपल it can invest in market research to understand what customers value in retail experience and tailor its offerings to meet those needs। तो बेसिकली आपको क्या करने को कहा गया है? भाई साहब कस्टमर्स कौन सी चीजों को वैल्यू ज्यादा देते हैं, यानी कस्टमर के लिए कन्वीनियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कस्टमर के लिए परचेसिंग मार्केटिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को खुशी कहाँ पे मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ पे मिलता है, कस्टमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस जो फिजिकल मार्केट में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसके लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार है, ये कंप्लीट मार्केट रिसर्च आप करा सकते हो। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि कस्टमर को क्या ऑफर हम अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो कस्टमर हमसे ही प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा। फॉर एग्जांपल इट कैन इन्वेस्ट इन मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड what customers value in a retail experience and tailor its offerings to meet those needs। नंबर 3, this proactive approach can help the company stay ahead of competitors and attract new customers। proactive approach मतलब क्या? फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को पहले से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करो और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में ऑफर्स रेडी करो और कस्टमर्स को मार्केट में प्रेजेंट किसी भी कॉम्पिटिटर से पहले अपनी ऑफर प्रोवाइड करो, ताकि जो कस्टमर है वो हमारे बिजनेस में से परचेसिंग करे, हमारा रेवेन्यू बढ़े। तो ये हो गई आपकी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो आपको क्या करना है एज अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट? जो आपका क्लाइंट है, जो कंपनी है, रिटेल बिजनेस में काम करती है, उसे प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंस और आप उसे इंप्लीमेंट कैसे करा पाओगे रियलिस्टिकली वो समझाना था। वो हमने पॉइंट नंबर 3 में ब्रीफली आंसर दे दिया। अब दूसरा एलिमेंट, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी आपको अपने क्लाइंट को समझाना है, तो कैसे बताओगे आप उन्हें? इन एडिशन टू प्रोएक्टिव मेजर्स द कंपनी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड टू रिएक्ट टू चेंजेस इन द मार्केट एनवायरमेंट। अब हमें एक बात पता है, जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है एंड
हमेशा इवॉल्व होते रहता है, उसमें बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज होता है, कस्टमर प्राइस सेंसिटिव हो जाता है, कभी ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार होता है, कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती है। तो इसके ऊपर हमारा सारा ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिमेंट्स हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उन्हें उनके लिए हमें रिएक्टिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। इन एडिशन यानी along with the proactive strategy, in addition to proactive measures, the company should also be prepared to react to changes in the market environment. For example, if a competitor launches new online shopping platform, the company should quickly assess the impact on its business and develop a response. अभी आप देखोगे कि मार्केट में जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, जेप्टो है, ब्लिंकिट है, बहुत सारे अलग अलग, नेचर्स बास्केट है, बहुत सारे अलग अलग ग्रोसरी वाले हैं, केवल किराना वाले भी है, बनिया.com, बहुत आपको मिलेगा। टैक्सी वाले भी आपको मिल जाएंगे, ओला, उबेर, बाकी जितने भी लोकल टैक्सी कैब्स है वो सब आपको मिल जाएंगे। तो आप देखो कि भाई साहब आप कौन से सेगमेंट में काम करते हो, आपके सेगमेंट में किस तरीके के कॉम्पिटिटर्स है, और वो किस तरीके के अपने प्लेटफॉर्म्स में फीचर्स या फिर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से आप अपना रीजन रिस्पॉन्स डेवलप करो टू काउंटर दैट कॉम्पिटिटर। This reactive strategy can help the company adapt to changing market conditions and maintain its competitiveness. तो मित्रों आपने क्या किया, पहले 2 पॉइंट में प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी अपने क्लाइंट को समझा दिया। अब हम अपने आंसर को कंक्लूड करते हैं। पहला पॉइंट, by combining proactive and reactive strategies, the retail company can develop a comprehensive approach to addressing the challenge of increasing competition from online retailers. This approach will allow the company to capitalize on opportunities for growth while also mitigating risk and responding to threats in the markets. तो ये combined approach हमें क्या provide करेगा, कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, यानी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे और हमारी ग्रोथ होगी। सिमिलरली जो भी रिस्क है, जो भी थ्रेट्स है जिनकी वजह से हमें बिजनेस में लॉस हो सकता है, उन्हें हम मिटिगेट करेंगे यानी उन्हें नलिफाई करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने क्लाइंट्स को प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंस, उसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, एंड फाइनल कंक्लूजन आपके आंसर में देना है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है, डिस्कशन समाप्त, रिवीजन समाप्त होती है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टेक इनोवेटर्स इनकॉर्पोरेशन, रैपिडली एक्सपांडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी, यानी रैपिडली एक्सपांडिंग मतलब ये कंपनी जो है अपनी ग्रोथ फेज में है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। एम्स टू लीड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एआई एंड मशीन लर्निंग दैट इज एमएल। 2 सेगमेंट इन्होंने आइडेंटिफाई किए, भाई साहब हमें लीडर बनना है मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मशीन लर्निंग में। विथ रिसेंट ग्रोथ द कंपनी इज इवेल्युएटिंग विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल बेस्ट सपोर्ट इट्स विजन फॉर इनोवेशन एंड लीडरशिप इन एआई टेक्नोलॉजी। अभी आपको याद होगा जब हमने इसके पहले वाले वीडियोस में नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें कौन से पढ़े थे हमने, हॉरिजॉन्टल, मैट्रिक्स, है ना, इस तरीके के हमने नेटवर्क पढ़े थे। तो उसके बारे में ये सवाल आपको पूछा गया है। They are considering 3 options. पहला, the functional and divisional relationship for specialization, the horizontal relationship for flat collaborative management, and the matrix relationship for cross-functional teams. 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। कौन से होते हैं वो नेटवर्क? पहला होता है मित्रों आपका फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, और तीसरा आपका होता है मैट्रिक्स रिलेशनशिप्स। तो इन 3 में से टेक इनोवेटर्स के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा? Which of these relationships, functional and divisional, horizontal or matrix, will most effectively achieve tech innovators incorporation strategic goals and why? अब आपने अगर वो वाला वीडियो या फिर वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने सही तरीके से पढ़ा होगा कि तो आपको एक पता है कि ये जो टेक्नोलॉजी बिजनेस होता है ये हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, इसमें हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी जो प्रोजेक्ट टीम रहेगी उसमें अलग अलग टैलेंट की जरूरत पड़ती है, हमेशा अलग अलग नेचर के, अलग अलग स्किल्स के, अलग अलग एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देना पड़ता है। तो
सिनेरियो के बेसिस पे टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज होती है वो हमेशा मैट्रिक्स रिलेशनशिप्स को अडॉप्ट करती है, क्योंकि इसमें आप प्रोजेक्ट बेस्ड टीम बनाते हो और अलग अलग डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट्स को उस टीम में पुटअप करके अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हो। तो ये आपको मैंने ओवरव्यू यहाँ पर क्वेश्चन का बता दिया। अब आंसर आप इसका कैसे लिखोगे? मोस्ट इफेक्टिव चॉइस, यानी टेक इनोवेटर्स के लिए मोस्ट इफेक्टिव चॉइस कौन सी होने वाली है? द मैट्रिक्स रिलेशनशिप इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर टेक इनोवेटर्स। डायरेक्टली हमने बता दिया भाई साहब, तीनों में से मैट्रिक्स रिलेशनशिप मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा टेक इनोवेटर्स के लिए टू अचीव इट्स विजन ऑफ लीडरशिप इन एआई टेक्नोलॉजीज। क्यों? अब उसका जस्टिफिकेशन देंगे हम लोग। दिस स्ट्रक्चर प्रमोट्स cross functional collaboration essential for managing complex AI projects and fostering innovation. By integrating expertise from various departments into temporary task based teams, the matrix relationship supports dynamic project management and align well with the company's strategic goals for advancing AI technologies. तो दो रीजन हमने जस्टिफिकेशन के पॉइंट्स यहाँ पर दे दिए। क्या? एक तो क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, यानी अलग अलग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग डिपार्टमेंट से हम अपने प्रोजेक्ट में एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वो एक्सपर्ट्स वापस अपने डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। इसेंशियल फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स एआई प्रोजेक्ट्स एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन। तो कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन के लिए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। हमेशा कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस के कोर होते हैं। बाय इंटीग्रेटिंग एक्सपर्टीज फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स इनटू टेम्पररी टास्क बेस्ड टीम्स, द मैट्रिक्स रिलेशनशिप सपोर्ट्स डायनामिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड aligns well with the company's strategic goals for advancing AI technologies. लास्ट वाला पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिस्पाइट इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, यानी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स होता है। सो डिस्पाइट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, this approach provides flexibility and collaboration necessary for leading edge AI and ML focus. तो जिस नेचर का आपका बिजनेस होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई साहब आपको फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप सूट करेगी, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप सूट करेगी, कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर, या फिर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारा जो टेक्नोलॉजी बिजनेस है उस टेक्नोलॉजी बिजनेस में इन जनरल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होता है। तो इस तरीके से हमने अपने आंसर को जनरेट किया और जस्टिफाई किया। अब सेकंड पॉइंट में हम लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस देंगे तीनों लेवल्स का कि भाई साहब इसके बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, सूटेबिलिटी फॉर एआई लीडरशिप, यानी एआई लीडरशिप यानी जो अभी हमारा करंट सिनेरियो है उसमें फंक्शनल, हॉरिजॉन्टल एंड मैट्रिक्स इन तीनों की सूटेबिलिटी कैसे रहेगी। यानी एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा उसको एक जगह पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कंप्लीट दिख जाएगी। ठीक है, पहले आपको सिनेरियो एक्सप्लेन कर देना है, जस्टिफाई करना है और फिर समरी लिख देनी है। समरी में आप 4 कॉलम बनाओगे, रिलेशनशिप, बेनिफिट, ड्रॉबैक्स, सूटेबिलिटी फॉर एआई लीडरशिप। सबसे पहले फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं? स्पेशलाइजेशन, क्लियर मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस एंड प्रोडक्ट्स। इसका ड्रॉबैक क्या है? पोटेंशियल फॉर डिपार्टमेंटल आइसोलेशन, लिमिटेड कोलैबोरेशन, यानी हर एक डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है और कोलैबोरेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर सुटेबिलिटी फॉर एआई लीडरशिप, लेस इफेक्टिव फॉर क्रॉस फंक्शनल एआई प्रोजेक्ट्स। अब एआई के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में तो हमें पता है कि अलग अलग एक्सपर्ट लोगों के साथ हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा, तभी हम नई टेक्नोलॉजीज के साथ इनोवेशन कर पाएंगे। तो ये वाला हमारे टेक सिनेरियो में सुटेबल नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप के बेनिफिट क्या है? ओपन कम्युनिकेशन एनकरेजेस इनोवेशन एंड फास्ट आइडिया शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल का ड्रॉबैक क्या है? हार्ड टू स्केल, अनक्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आपके तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट को सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है, इसी वजह से इसको स्केल अप करना मुश्किल है, अनक्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो भाई साहब अकाउंटेबिलिटी सेट करने में मुश्किल हो जाती है। ये वाला जो है ना आपको, ये हमेशा स्टार्टअप कल्चर्स में शुरुआती दौर में हॉरिजॉन्टल मिलेगा, फिर दे ट्रांसफॉर्म इनटू फंक्शनल एंड डिवीजन, और जब ज़्यादा बड़ा बिजनेस हो जाता है तो आपको मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, सुटेबिलिटी फॉर एआई लीडरशिप ऑफ हॉरिजॉन्टल नेटवर्क स्ट्रक्चर, सुटेबल फॉर स्टार्टअप्स, लेस फॉर लार्ज एआई इनिशिएटिव्स। स्टार्टअप कंपनी आपकी टेक्नोलॉजी में तो आप इसे शुरुआती दौर में इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी, ग्रो करेगी, आपको मैट्रिक्स में ही ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स रिलेशनशिप के बेनिफिट्स क्या है? फैसिलिटेट्स क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, फ्लेक्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स।
ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। देन सुटेबिलिटी क्या है? आइडियल फॉर मैनेजिंग डाइवर्स इनोवेटिव एआई प्रोजेक्ट्स। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, आप एक बात हमेशा समझ के चलना मित्रों कि टेक्नोलॉजी कंपनी की जब भी आप बात करोगे तो आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की एक्सपर्टीज लगेगी। अब हार्डवेयर केवल हमारे हाथ में जो डिवाइस होता है वो नहीं होता, आपको इंटरनेट भी लगेगा। इंटरनेट को यानी इंटरनेट को ट्रांसमिट करने वाली जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है उसकी टेक्नोलॉजी आपको लगेगी। आपको डेटा सेंटर्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, डेटा सेंटर्स में आपको सर्वर्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, उन सर्वर्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। फिर आपने हार्डवेयर वाला सेटअप तो पूरा कर लिया, फिर आपको सॉफ्टवेयर्स लगेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स लगेंगी, आपको वेब ब्राउजर लगेगा, डेटा को एक्सेस कैसे करना है, ठीक है, वो आप सब लगोगे, आपको लगेगा। फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स लगेंगे। जैसे अब हम वीडियो एडिटिंग की बात करेंगे तो वीडियो एडिटिंग में क्या होता है, आपको तो पहले वीडियो फुटेज रेडी करनी पड़ेगी, तो आपको कैमरा लगेगा। फिर डेटा ट्रांसफर आप अपने लैपटॉप या पीसी में करोगे, वहां पे आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लगाओगे या फिर आज एआई की मदद से वीडियो एडिटिंग करोगे। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन दोनों की मदद से आप टेक्नोलॉजी कंपनी में एग्जिस्ट कर सकते हो। तो इस वजह से क्या होता है, एक व्यक्ति के पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इतने सारे अलग अलग चीजें होती है कि वो एक व्यक्ति के पास कंप्लीट एक्सपर्टीज होना इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी कंपनी अगर आपको रन करनी है तो आपको अलग अलग एम्प्लॉयज के साथ, अलग अलग लोगों के साथ कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा। और इस वजह से आपको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा सूटेबल होता है एआई एमएल वाली कंपनीज में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर राज has been hired as a CEO of XYZ Limited at a FMCG company that has diversified into affordable cosmetic। एक व्यक्ति है मिस्टर राज, उसको कौन से रोल के लिए हायर किया गया है? सीईओ, दैट मीन्स कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एफएमसीजी कंपनी है और इस एफएमसीजी कंपनी ने अभी डाइवर्सिफाई किया है इनटू अफोर्डेबल कॉस्मेटिक यानी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हमारा फूड प्रोडक्ट्स होता है, जो साबुन होता है, जो तेल होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं एफएमसीजी। कॉस्मेटिक कहाँ में आता है? लाइफस्टाइल या फिर लग्जरी प्रोडक्ट्स में आपके कॉस्मेटिक वाले आते हैं। तो ये मिस्टर राज का सिनेरियो आपको दिया है। द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स। कंपनी का इंटेंशन क्या है? स्ट्रेटेजी इंटेंशन भाई साहब एक फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक मार्केट में लॉन्च करना है। XYZ wishes to enrich the lives of people with its products that are good for skin and are produced in ecologically beneficial manner using herbal ingredients. Draft vision and mission statement that may be formulated by Raj। तो अब यहाँ पर देखो इंस्टीट्यूट क्या करता है, बहुत बार आपको एक डिकॉय इन्फॉर्मेशन देता है। डिकॉय इन्फॉर्मेशन क्या हो गई यहाँ पे, जैसे कि एफएमसीजी के बारे में बात की है, लेकिन आंसर में आपको एफएमसीजी के बारे में कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि सवाल में वो पूछा नहीं गया है। दिस इज योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आंसर में आपको क्या पूछा गया है भाई साहब? कॉस्मेटिक के बारे में आंसर आपको लिखना है। तो हमेशा आपको सवाल पढ़ते पढ़ते ये ध्यान में आना चाहिए कि डिकॉय इन्फॉर्मेशन यानी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन कौन सी है और मुझे आंसर में किस इन्फॉर्मेशन के बारे में आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है वो कॉस्मेटिक बिजनेस के लिए ड्राफ्ट करना है। फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स में हैव द फॉलोइंग विजन एंड मिशन। जो भी विजन एंड मिशन आप बनाओगे वो यहां पर दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ही आपको ड्राफ्ट करना है। पहले तो हम विजन का मीनिंग बता देंगे। Vision implies the blueprint of the company's future position. It describes where the organization wants to land. Mr. Raj should aim to position फील गुड कॉस्मेटिक्स एज इंडियाज ब्यूटी केयर कंपनी, यानी उसको एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट प्रोवाइड करो। इट मे हैव विजन टू बी India's largest beauty care company that improves looks, gives extraordinary feeling and bring happiness to people। तो दो बातें उनके विजन स्टेटमेंट में होनी चाहिए। पहला, फील गुड कॉस्मेटिक्स एज इंडियाज ब्यूटी केयर कंपनी, यानी एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट आ जाता है, देसी सेंटिमेंट इन्वोक करोगे आप। दूसरा, इट मे हैव अ विजन टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी दैट इंप्रूव्स लुक्स, गिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू पीपल। दिस इज अ विजन स्टेटमेंट। इस तरीके का विजन स्टेटमेंट राज अपनी कंपनी के लिए बना सकता है। मिशन स्टेटमेंट के बारे में आप क्या लिखोगे? पहले तो मीनिंग बताओगे और फिर मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करके दोगे। मिशन
delineates the firm's business, its goals, and ways to reach the goals. It explains the reason for the existence of the firm in the society. It is designed to help potential shareholders and investors understand the purpose of the company. Mr. Raj may identify mission in the following lines: to be in the business of cosmetics to enhance the lives of people, give them confidence to lead, to protect skin from harmful elements in environment and sun rays, to produce herbal cosmetics using natural ingredients. तीन प्रकार का तीन स्टेटमेंट्स आपने दिए, उसमें अलग अलग मोटिव्स यानी मिशन स्टेटमेंट आपने बता दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को आपको हैंडल करना है। ये सेम क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, जहां पर एज अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट हमें विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना था एक रिटेल कंपनी के लिए। कौन सा क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन नंबर, हाँ सॉरी, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने विजन एंड मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन किया था, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक कॉस्मेटिक कंपनी के लिए विजन एंड मिशन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों का स्ट्रक्चर हमारा सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स आर सक्सेसफुली कंपीटिंग इन द बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना। दो कंपनीज है, यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स, ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है। दोनों किस इंडस्ट्री में काम करते हैं? फूड इंडस्ट्री में। उसमें भी कौन सा सेगमेंट है? रेडी टू ईट स्नैक्स यानी पैकेज फूड्स या फिर रेडी टू ईट स्नैक्स। यमी हैज़ बिन पायोनियर, यानी इसमें से यमी जो है वो एक पायोनियर है इन, यानी फर्स्ट मूवर है, ये इनोवेटर है। पायोनियर मतलब जो सबसे पहले मार्केट में कुछ इंट्रोड्यूस करता है। यमी हैज़ बिन पायोनियर इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। तो यमी फूड्स क्या करती है भाई साहब? हमेशा इनोवेटिव फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करती है। दीज प्रोडक्ट्स विल गिव देम गुड सेल, ठीक है, उसकी वजह से उनका हमेशा सेल बढ़ते रहता है। हाउएवर, टेस्टी फूड्स विल इंट्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट्स इन रिएक्शन टू द प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द यमी फूड्स, टेकिंग अवे द एडवांटेज गेन्ड बाय द फॉर्मर। तो यमी फूड्स क्या करती है? वो एक पायोनियर है, वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करती है। टेस्टी फूड्स कौन है? टेस्टी फूड्स इज अ फॉलोअर कंपनी। वो क्या करती है? हमेशा यमी फूड्स के लिए वेट करती है। यमी फूड्स ने जिस तरीके के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए उसको कॉपी पेस्ट करके टेस्टी फूड्स अपने ब्रांड के अंडर सेम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है यमी फूड्स के पास वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन होके जीरो हो जाता है। ये आपका बिजनेस सिनेरियो यहां पर दिया गया है। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ द टू कंपनीज एंड विच इज सुपीरियर। तो दो सवाल आपको पूछे गए हैं। यमी फूड्स जो कि पायोनियर है, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लाता है, उसका स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है? और टेस्टी फूड्स जो यमी फूड्स को कॉपी पेस्ट करता है, उसका स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है? ये आपका पहला सवाल हुआ। और दूसरा पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा अप्रोच सुपीरियर है। तो हमें एक बात पता है स्ट्रेटेजी के बारे में, स्ट्रेटेजी हमेशा दो एलिमेंट से मिलकर बनती है, पहला प्रोएक्टिव अप्रोच एंड दूसरा रिएक्टिव अप्रोच। तो उसी को हम हमारे आंसर में इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ यमी फूड्स। Yummy Foods is proactive in its approach. A proactive strategy is a planned strategy. Being proactive in aspects such as introducing new products will give you an advantage in the mind of customers. तो ये जो Yummy Foods है, जो पायोनियर है, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमेशा मार्केट में लेके आता है, उसका अप्रोच कैसा है? प्रोएक्टिव अप्रोच है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट होता है। स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ टेस्टी फूड्स। टेस्टी फूड्स क्या करती है? यमी फूड्स को कॉपी पेस्ट करती है। ऑन द अदर हैंड टेस्टी फूड इज रिएक्टिव। टेस्टी फूड कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करती है? रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। यमी फूड्स क्या करती है? मार्केट में इनोवेटिव प्रोडक्ट लाती है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। अब ये टेस्टी फूड क्या करेगी? बिजनेस एनवायरनमेंट का स्कैनिंग करते रहेगी। जो भी चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में यमी फूड्स की वजह से आते हैं उनको एक रीजन रिस्पॉन्स जनरेट करके टैकल करेगी। तो टेस्टी फूड्स का अप्रोच क्या है? रिएक्टिव अप्रोच है। अ रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज एन एडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले तो एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई साहब दोनों कंपनीज कौन सा अप्रोच फॉलो करती है। फिर आप क्या बताओगे? स्ट्रेटेजी एज अ ब्लेंड। A company strategy is typically a blend of proactive actions on the part of managers to improve the company's market position and financial performance, and reactions to unanticipated developments and fresh market conditions. तो हमने यहाँ पर clearly establish कर दिया कि भाई साहब स्ट्रेटेजी हमेशा proactive actions and reactions से मिलकर बनती है। इन दोनों में से आप किसी एक को चूज नहीं कर सकते। अगर आप
लॉजिकल बिजनेसमैन हो, रियलिस्टिक बिजनेसमैन हो, तो आपको दोनों अप्रोचेस को अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी में इंटीग्रेट करना चाहिए। ये हमने यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या था, इन दोनों में से कौन सा अप्रोच सुपीरियर है, उसका क्लैरिफिकेशन हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। इफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज परमिट, इट इज बेटर टू बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज है, यानी वर्किंग कैपिटल एकदम बढ़िया तरीके से आपके पास अवेलेबल है, तो भाई साहब पैसा खर्चा करो, एक्सपर्ट्स को हायर करो और प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी को बनाओ, क्योंकि प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज बेटर देन रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। ऐसा यहाँ पर हमने बता दिया। लेकिन एक कॉशन है, वो कॉशन क्या है, एट द सेम टाइम crafting a strategy involves stitching together a proactive, that is intended strategy, and then adopting first one piece and then another as circumstances surrounding the company's situation change or better options emerge, a reactive यानी adaptive strategy. This aspect can be accomplished by Yummy Foods. तो which is superior में हमने क्या कर दिया भाई साहब, superiority तो हमने बता दिया proactive approach की, लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच सुपीरियर होने के बावजूद भी एट द सेम टाइम हम हमेशा रिएक्टिव स्ट्रेटेजी को भी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी में जगह देते हैं, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, हम 100% प्रेडिक्ट तो फ्यूचर को नहीं कर सकते एक्यूरेटली। तो ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जो जिन्हें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एंटिसिपेट नहीं कर सकते, उन इवेंट्स के साथ हमें खुद को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो सुपीरियर अप्रोच तो भाई साहब प्रोएक्टिव है, लेकिन लॉजिकल अप्रोच में दोनों प्रकार के अप्रोच को आपको बिजनेस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर समाप्त किया है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर्स सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन दिल्ली रीजन। ठीक है भाई साहब, कंज्यूमर ड्यूरेबल बेचता है, रमेश शर्मा नाम का एक बिजनेसमैन है, 15 आउटलेट्स उनके हैं। 4 of these stores were opened in last 3 years. He believes in managing strategically and enjoyed significant sales of refrigerator, television, washing machines, air conditioners and like till 4 years back. With shift to purchases to online stores, the sales of his stores came down to about 70% in the last 4 years. तो जब तक ऑनलाइन कंपटीशन यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तब तक ये कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले जितने भी दुकान थे, जितने भी आउटलेट्स थे, बढ़िया बिजनेस एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब से ऑनलाइन कंपटीशन आई है, इनके सेल्स क्या हो गए हैं, डिक्लाइन हुए हैं। एनालाइज द पोजीशन ऑफ रमेश शर्मा इन लाइट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या बताया हमें, रमेश शर्मा जो है उनके 15 आउटलेट है और वो बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस चलाते हैं, एंड ही बिलीव्स इन मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली, यानी प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों अप्रोच ये अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी में इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जितने बेनिफिट्स है उसमें से कुछ लिमिटेशंस भी है। कौन से लिमिटेशंस, एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक, इट इज कॉस्टली प्रोसेस, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड कॉम्पिटिटर के रिस्पॉन्स आप 100% एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये 4 मेजर ड्रॉबैक्स होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। तो यहाँ पर इस सवाल में आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस बताने हैं। ठीक है, सिनेरियो बता दिया आपको उन लोगों ने, अब आपको बोला गया कि भाई साहब लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करो, तो आपको डायरेक्ट लिमिटेशंस यहाँ पर लिखना है। रमेश शर्मा इज फेसिंग declining sales on account of large scale shift of customers to online stores. While he is using tools of strategic management, they cannot counter all hindrances and always achieve success. यहाँ पर आपने रियलिस्टिक बात बता दी भाई साहब, कोई भी बिजनेसमैन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपने बिजनेस में इस्तेमाल करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 100% सक्सेस मिलेगा। नहीं भाई साहब, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल होने के, अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अप्लाई इंप्लीमेंट करते हो तो। There are limitations attached to strategic management as follows. कौन से limitations है? Complexity of business environment. Environment under which strategies are made is highly complex and turbulent. Entry of online stores, a new kind of competitor, brought a different dimension to selling consumer durables. Online stores with their size and power could control the market and offer stiff competition to traditional stores. ये अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बता दिया। इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, दैट मीन्स कोई गारंटी नहीं है सक्सेसफुल होने की। दूसरा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए क्या लिमिटेशन है, डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर।
Another limitation of strategic management is that it is difficult to predict how things will shape up in future. Ramesh Sharma, although managing strategically, failed to see how online stores will impact the sales. तीसरा limitation क्या है? Time consuming nature of strategic management. Strategic management is a Although strategic management is a time consuming process, he should continue to manage strategically. The challenging times require more efforts on his part. उसके बाद में कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक यानी कॉस्टली प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कॉस्टली. Ramesh Sharma may consider engaging experts to find out preferences of the customers and attune his strategies to better serve them in a customized manner. Such customized offerings may be difficult to match by the online stores. और आखिरी लिमिटेशन क्या है? Size disadvantage compared to competitors. The stores owned by Ramesh Sharma are much smaller than online stores. It is very difficult for him to visualize how online stores will be moving strategically. तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस आपने बता दिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Dharam Singh, the procurement department head of Cyclix, a mountain biking equipment company, was recently promoted to look after sales department along with procurement department. धर्म सिंह नाम का एक एम्प्लॉय है, वो एक डिपार्टमेंट का एक फंक्शन का हेड है. कौन से डिपार्टमेंट का हेड है? वो प्रोक्योरमेंट यानी परचेज डिपार्टमेंट का हेड है. अब ये धर्म सिंह का प्रमोशन हुआ और उसको परचेज डिपार्टमेंट के साथ साथ सेल्स डिपार्टमेंट को संभालने का भी काम दिया गया. His seniors at the corporate level have always liked his way of leadership and are assured that he would ensure the implementation of policies and strategies to the best of his capacity, but have never involved him in decision making for the company. यहाँ पर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारी होती है: कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, बिजनेस लेवल मैनेजमेंट एंड फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट. तो ये जो धर्म सिंह है ये डिपार्टमेंट का हेड है, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट का हेड है, दैट मीन्स फंक्शनल लेवल मैनेजर है. उसको एक फंक्शन के साथ साथ दूसरे फंक्शन की भी जिम्मेदारी दी गई है. लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट है, दैट मीन्स कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट है, उसने इसे डिसीजन मेकिंग में कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया. दिस इज द सिनेरियो. डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच? वैलिडेट योर आंसर विथ लॉजिकल रीजनिंग अराउंड मैनेजमेंट लेवल्स एंड डिसीजन मेकिंग. तो बेसिकली यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच के बारे में हमें बात करनी है. Role of functional managers in strategy formulation. Functional managers provide most of the information that makes it possible for business and corporate level managers to formulate realistic and attainable strategies. Role of functional manager सबसे पहले पॉइंट में आपको बता देना है. क्या बताओगे आप लोग कि भाई साहब जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्राउंड रियलिटी आपको बताते हैं और उस ग्राउंड रियलिटी, उस रियलिस्टिक डेटा के ऊपर फिर बिजनेस लेवल मैनेजर्स एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स अपना डिसीजन फाइनलाइज करते हैं. पॉइंट नंबर 2, importance of functional managers perspective. This is so because functional managers like Dharam Singh are closer to the customers or suppliers or operations than the typical general manager is. ये जो functional managers होते हैं ये रियल ऑन ग्राउंड काम करते हैं, यानी कस्टमर्स के साथ इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, सप्लायर्स के साथ इनके डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं, एंड ऑपरेशंस में यानी जितने भी आपके वर्कर्स होंगे, स्टाफ होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, उनके साथ भी ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर काम करते हैं. अ फंक्शनल मैनेजर may generate important ideas that subsequently may become major strategies for the company. Thus, it is important for general managers to listen closely to the ideas of their functional managers and invoice them in decision making. यहाँ पे आपने क्या बता दिया? रोल बता दिया फंक्शनल मैनेजर का, फंक्शनल मैनेजर का इंपॉर्टेंस बता दिया. अब नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बताओगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स. एन इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर्स एट द ऑपरेशनल लेवल इज strategy implementation, that is execution of corporate and business level plans, and if they are involved in formulation, the clarity of thoughts while implementation can benefit too. तो ultimately कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं? स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्लैरिटी देते हैं, और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करने की किसके ऊपर होती है? धर्म सिंह जैसे ऑपरेशनल मैनेजर्स की. तो जब आप धर्म सिंह जैसे ऑपरेशनल मैनेजर्स को स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व करते हो तो ऑटोमेटिकली उनके थॉट प्रोसेस में एक सर्टन क्लैरिटी आ जाती है कि बॉस को क्या एक्सपेक्टेड है, वो उस हिसाब से फिर आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए
काम करेगा, स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट कराएगा। फाइनली कंक्लूजन क्या होगा? दस द अप्रोच ऑफ साइक्लिक्स कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इज नॉट राइट। तो यहां पर हमने क्या बता दिया भाई साहब, फंक्शनल मैनेजर्स को आपको अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए, और ये जो हमने अपना आंसर दिया है उसको हमने वैलिडेट किया है हमारे रीजनिंग के साथ। Thus, the approach of Cyclics corporate management is not right. They should involve Dharam Singh as well as other functional managers too in strategic management and strategic decision making process. Question number 10. ABC Limited is in a wide range of businesses which include apparels, lifestyle products, furniture, real estate and electrical products. Diversified business है ABC Limited का, एक public limited company है। The company is looking to hire a suitable chief executive officer, यानी corporate level manager पे, management level पे उन्हें CEO को hire करना है। Consider yourself as the HR consultant for ABC लिमिटेड। अब आपको एक HR कंसल्टेंट बना दिया है और ABC लिमिटेड को मदद करनी है टू हायर द राइट CEO फॉर देयर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव बीन असाइन्ड द टास्क टू एनलिस्ट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व विद द रोल ऑफ Chief Executive Officer. Name the strategic levels that this role belongs to and enlist the activities associated with it. तो आपको याद होगा हमने रिवीजन वीडियो में कॉर्पोरेट लेवल जब डिस्कस किया था उसके साथ साथ हमने टाटा ग्रुप का एंड अडानी ग्रुप का एक एग्जांपल, टाटा ग्रुप, पतंजलि ग्रुप और अडानी ग्रुप का एग्जांपल वहां पर हमने डिस्कस किया था। तो सेम फ्रेमवर्क आपको इस आंसर में अप्लाई करना है। स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ द रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर्टेन्स टू द कॉर्पोरेट लेवल। डायरेक्ट बता दो, ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। दीज इंडिविजुअल्स occupy the apex decision making within the organization। तीसरा पॉइंट में आप डायरेक्टली लिख दो कि भाई साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। एक्टिविटीज ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज टॉप मैनेजमेंट या फिर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। द रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट मीन्स top management, corporate level management is to oversee the development of strategies for the whole organization। यानी जो CEO ABC लिमिटेड हायर करेगी वो अपैरल बिजनेस, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट वाले बिजनेस, फर्नीचर बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, इलेक्ट्रिकल बिजनेस, ये कंप्लीट सेट ऑफ बिजनेसेस के लिए स्ट्रेटेजी बनाएगा। Oversee the development of strategies for the whole organization, defining the mission and goals of the organization, determining what businesses it should be in, allocating resources among different businesses, formulating and implementing strategies that span individual businesses, providing leadership for the organization, ensuring that the corporate and business level strategies which company pursues are consistent with maximizing shareholders' wealth, and managing the divestment and acquisition प्रोसेस। तो ये कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट नहीं है, दिस आर एग्जांपल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेकिन ये मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर अ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। इस तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन रिवीजन भी समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।